हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जतन हिनोम एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। इसका बेसिक अध्ययन हमने हमारे पूर्व की वीडियो में जो भारतीय संविधान की विशेषताएं था जिसमें किया है। सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका एवं विधायिका का हम बिंदुवार कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं न्यायपालिका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पहले वीडियो भारतीय संविधान के विकास में हमने देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और हमने ये भी जाना कि वर्तमान भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। उस संघीय न्यायालय के प्रतिरूप के रूप में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो आइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संपूर्ण अध्ययन सामग्री का हम एक ही स्थान जो है अपना जतन हिनोम एकेडमी में बिंदुवार गहन अध्ययन करते हैं। आशा है इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटे। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या मूल रूप से थी तथा वर्तमान में कितनी है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 7 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। उच्चतम न्यायालय संविधान संशोधन अधिनियम 2008 के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या 31 है। ये ध्यान देने योग्य बिंदु है कि 31 जो संख्या है ये सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित है। मुख्य न्यायाधीश 1 प्लस में 30 अन्य न्यायाधीश वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। अगला बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने की शक्ति संसद में निहित है। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश जैसे किसी भी निर्णय के लिए कुल जो न्यायाधीश हैं उनमें से न्यूनतम न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसे कि गणपूर्ति कहा जाता है। गणपूर्ति के अभाव में अस्थायी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसे तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 1937 में स्थापित जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था तथा लंदन में स्थित जो प्रिवी काउंसिल था उनका ही स्थान लिया था। हमने पहले बात की है कि 1935 के अधिनियम में जो संघीय न्यायालय था उसके स्थान पर बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। लेकिन जो 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय था उसके पास दोस्तों वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की तरह अंतिम शक्तियां नहीं थी। अंतिम शक्ति तो तत्कालीन लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल के पास ही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया तथा लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ में संसद के प्रिंसेस चेंबर में स्थापित किया गया, जहां पहले संघीय न्यायालय स्थापित हुआ करता था। दोस्तों, आगे हम देखते हैं भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया है, जिसके अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इससे पहले दोस्तों 25 मार्च 2013 को मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में पृथक न्यायालयों का गठन किया गया था। सबसे पुराना हाईकोर्ट 1862 में कलकत्ता में स्थापित
हुआ था। दोस्तों, भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अतः प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग से उच्च न्यायालय का प्रावधान अभी नहीं हुआ है। अभी भारत में केवल 25 उच्च न्यायालय ही हैं, जो कि भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर दोनों के लिए 25 उच्च न्यायालयों का ही वर्तमान में अस्तित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है प्रत्येक राज्य के लिए, जिसमें ये भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए ये व्यवस्था नहीं है कि कितनी उम्र का हो तब न्यायाधीश बने। इसमें केवल ये प्रावधान है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र तक वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकते, और 65 वर्ष से पूर्व भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। संविधान में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं है। आगे हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। अंग्रेजी भाषा ही इसकी आधिकारिक भाषा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में 1 लाख रुपए मासिक वेतन लेते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों की वर्तमान में 90,000 रुपए प्रतिमाह वेतन है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहब फातिमा बीबी थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था से की जाती है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं व राष्ट्रपति इन्हीं नामों से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों, अब हम ये भी जान लें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की पूर्व में जो कोलेजियम प्रणाली चली आ रही थी, उसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान 99वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके किया गया था, और संविधान में इसके लिए अनुच्छेद 124A भी जोड़ा गया था, लेकिन इसे रद्द करके सभी न्यायाधीशों की नियुक्तियां वर्तमान में कोलेजियम प्रणाली से ही की जाती हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक तथा संविधान का रक्षक भी है। अगला बिंदु है, भारत में न्यायपालिका का एकीकृत रूप है। संघ एवं राज्य दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका है। अगला मुख्य बिंदु है, अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी और स्थान पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से स्थापित कर सकता है। अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। वे भारत का नागरिक हो, वे किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं? राष्ट्रपति। तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ दिलाई जाती है। विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अगला है साथियों अनुच्छेद 127, जिसमें तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान है। जब उच्चतम न्यायालय में कोरम या गणपूर्ति का अभाव हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की योग्यता रखते हों उनकी नियुक्ति की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इनकी एक विशेष प्रक्रिया है। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायाधीश को संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से हटाया जाएगा।
न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस किसी भी सदन में अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 100 तथा राज्यसभा के कुल सदस्यों का 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र संबंधित सदन के, अगर लोकसभा है तो उनके स्पीकर को और अगर राज्यसभा है तो सभापति को देते हैं। अगला तथ्य है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार 1993 में न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अगला बिंदु है उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार तथा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार 2 आते हैं। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार वो है जिसमें केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही सुनवाई की जा सकती है तथा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। देखते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आज से उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, जैसे भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई भी विवाद। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है, जैसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा सकती है। साथियों, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद अगला हम देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर स्थापित सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्राधिकार को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसका प्रावधान अनुच्छेद 132 के अंतर्गत किया गया है। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्री तथा अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है जब संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों ने भिन्न भिन्न निर्णय दे दिए हों। अनुच्छेद 133 में दीवानी क्षेत्राधिकार आता है। साथियों, दीवानी क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब सर्वोच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना जरूरी है। अगला अनुच्छेद 134 में फौजदारी क्षेत्राधिकार आता है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है यदि किसी उच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को परिरक्षण हेतु अपने पास रख लिया हो और अभियुक्त पर दोष सिद्ध कर मृत्युदंड दिया गया हो, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। या फिर उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त को दोष मुक्ति के आदेश को बदलकर उसे मृत्युदंड दे दिया गया हो, तब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 135 में विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल किए गए हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा। राष्ट्रपति चाहे तो उस परामर्श को स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार भी कर सकता है। राष्ट्राध्यक्ष को न्यायपालिका द्वारा परामर्श देने का प्रावधान भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 129 और अब हम देखेंगे कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है और सर्वोच्च न्यायालय कैसे अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो देखो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। अभिलेख न्यायालय के 2 आशय हैं। पहला है, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर प्रामाणिकता के विषय में किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
और दूसरा है न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड भी दिया जा सकता है। अगला बिंदु है संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। साथियों, वर्तमान में हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का दायरा प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान के आधार पर भी किसी महत्वपूर्ण वाद पर अपना निर्णय दे सकता है। इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय संसद तथा साथ ही राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन संसद और विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करना है तथा इनकी संविधान विरुद्ध होने की स्थिति में न्यायपालिका को इन्हें सुनने और अवैध घोषित करने की संपूर्ण शक्ति प्राप्त है। हालांकि साथियों, अनुच्छेद 131 और 32 में बहुत ही कम शब्दों में न्यायिक पुनर्विलोकन पर चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या या इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मूल रूप से देखा जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो ये सिद्धांत है, इसका उद्भव अमेरिका में हुआ। अगला मुख्य तथ्य है अनुच्छेद 136। उच्चतम न्यायालय किसी मामले में विशेष इजाजत दे सकता है जो विधि के किसी व्यापक महत्व का प्रश्न हो या ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हो जिसमें न्याय का घोर उल्लंघन किया गया हो। अतः विशेष इजाजत के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिविल एवं दांडिक दोनों मामलों में सुनवाई कर सकता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 136 में किया गया है। अनुच्छेद 143, जिसकी पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है यदि सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा हो जिस पर उच्चतम न्यायालय की सलाह आवश्यक हो। ऐसी संधि या समझौते जो संविधान के लागू होने से पूर्व किए गए हों, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य नहीं होता। उच्चतम न्यायालय भी प्रत्येक मुद्दे पर सलाह देने को बाध्य नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 143 है, इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, न तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है और न ही उच्चतम न्यायालय प्रत्येक मुद्दे पर सलाह देने को बाध्य है। अनुच्छेद 137 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह है पुनरीक्षात्मक क्षेत्राधिकार। इसका मतलब होता है उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 137 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग विभिन्न मामलों में किया भी है, जैसे गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती वाद 1973 तथा मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इनमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्व में कही गई बात में परिवर्तन किया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय या आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, किंतु स्वयं सर्वोच्च न्यायालय पर ये बाध्यकारी नहीं होते। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्णित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर यानी उच्च न्यायालयों पर लागू होती है। अनुच्छेद 129 में प्रावधान है उच्चतम न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति भी रखता है। इसके अलावा हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां देखेंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का इकलौता व्याख्याकार है। संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। यह संविधान के विभिन्न उपबंधों उसमें नीति तत्वों को अंतिम रूप प्रदान करता है। इसे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, यानी इसका देश के सभी न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को मंगवा सकता है, उनका निपटारा कर सकता है तथा किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है।
इस तरह ये अपने पूर्व के फैसले पे अडिग भी रहने को बाध्य नहीं है, जैसा कि हमने पहले अध्ययन भी किया है। केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स आदि फैसलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को परिवर्तित किया है। अगला तथ्य हम देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय विशेष और अंतिम व्यवस्थापक है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत बार ये पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 था, उसमें आधारभूत ढांचे की बात कही थी संविधान को लेकर, बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा। भारत में न्यायपालिका की स्थिति अमेरिका और इंग्लैंड के बीच की है। क्यों? क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का अंतिम न्यायालय भी है। तो ये दोनों का मिश्रण हो गया। साथ ही ये संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याकार एवं गारंटर भी है। साथियों, हमने जैसे देखा, वर्तमान में भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप बदलता जा रहा है, क्योंकि अब न्यायालय अधिक सक्रिय एवं क्रिया प्रधान दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। रिट, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और जिसमें 5 तरह की रिट का प्रावधान किया गया है, ये रिट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके साथ ही साथियों, आज का हमारा ये बिंदु न्यायपालिका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट मुझ तक पहुँचाने का प्रयास करें और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।